नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में सवाल ऐसा उठाने वाले हैं जिसका जवाब मिलता थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है। एक रायता सा फैल रहा है, पेंच में पेंच अटकते दिखाई दे रहे हैं। ये सीधी खबर नहीं है, परतदार पराठा है, बहुत सारी परतें हैं और स्वाद है भी या बेस्वादा पराठा बन रहा है। राजनीतिक सवाल है ये, और कहां का? उत्तर प्रदेश राजनीति के लिहाज से देश का सबसे अहम सूबा, और वहां ऐसा राजनीतिक घमासान मचा हुआ है कि राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा यह समझना, इसे पकड़ना, इसे साधना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। और इस खेल के केंद्र में कौन है? खेल के केंद्र में है योगी आदित्यनाथ। यह पहली नजर में दिखाई देता है। सूबे के मुख्यमंत्री, क्या योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की जा रही है? और फिर दूसरे किरदार का जिक्र करना अहम हो जाता है। इस घेराबंदी खेमेबंदी में सामने जो प्रत्यक्ष रूप से चेहरा दिखाई दे रहा है वो है केशव प्रसाद मौर्य का। उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, और लगातार कुछ दिनों से ये कहते आ रहे हैं कि संगठन सबसे ऊपर होता है, संगठन सबसे बड़ा, संगठन से बड़ा कोई नहीं। और कार्यकर्ताओं का मैं दर्द समझता हूं। जो आपका दर्द है वही मेरा दर्द है। और तालियां बहुत बजी। समीक्षा हो रही थी हार की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी तो बनी, एनडीए की तीसरी बार सरकार भी बन गई, लेकिन यह विशुद्ध पहली और दूसरी बार की तरह बीजेपी की सरकार नहीं है। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी बन गए तीसरी बार। और इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जो पेश की वो उत्तर प्रदेश ने, जो 32 बहुमत के आंकड़े से 32 कम सीटें रह गई बीजेपी की, उनमें 29 सीटों का नुकसान उत्तर प्रदेश में ही हो गया। 62 सीटें थी 2019 में, वो घटकर 33 सीटें हो गई, तो 29 का नुकसान। अब इसके पीछे वजह क्या थी? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं अति आत्मविश्वास। अब ये अति आत्मविश्वास किसको था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह को? क्योंकि ताल तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने ठोकी। बीजेपी अब की बार 370 पार, एनडीए 400 पार। और संगठन से भी ऊपर कोई हो गया है जब केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप पर, क्या वो योगी आदित्यनाथ के लिए इशारा किया जा रहा है? और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, इसमें फील्डिंग जो सेट की गई है, ब्रजेश पाठक भी हैं, संजय निषाद हैं। संजय निषाद ने तो यहां तक कह दिया कि बुलडोजर चलाओगे आम आदमी पर, माफिया पर चलाओ चल जाएगा, आम आदमी पर बुलडोजर चलाओगे और वो आपको वोट दे देंगे, ये कैसे होगा? ये तो हो ही नहीं सकता। आंतरिक रिपोर्ट भी आ रही है कि ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो हैं, छोटे मोटे अधिकारी होते हैं, उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं, पार्षद तक के नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए। वो तो समाजवादी पार्टी के इशारे पर काम कर रहे थे, लेकिन दरअसल निशाना किस पर है? ब्लॉक लेवल अधिकारी जो है वो जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी किसके प्रति है? राज्य सरकार। अब कुछ विधायक, कुछ दर्जा प्राप्त मंत्री, अलग अलग बयान आ रहे हैं लोगों के कि थाने में, पुलिस स्टेशंस में ऐसा भ्रष्टाचार तो कभी देखा ही नहीं गया। तो किस पर निशाना साधा जा रहा है? योगी आदित्यनाथ पर, जिनकी छवि क्या थी। और यह बात मैं कई दिनों से कह रहा हूं, एक कुशल प्रशासक की, एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर और स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर, बुलडोजर बाबा की छवि भी थी।
नेस्तनाबूद कर देंगे माफिया को, अपराध को। अब कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार थानों में हो रहा है। अधिकारी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के नेताओं की अनसुनी कर रहे हैं और कहने वालों में बहुत सारे नाम जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनुप्रिया पटेल हैं, मोती सिंह हैं, देवेंद्र प्रताप सिंह हैं, ये विधायक हैं बादलपुर से, कह रहे हैं ऐसे ही चलता रहा तो 2027 का चुनाव हम जीत नहीं पाएंगे। अभी मैंने ये सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये केशव प्रसाद मौर्य के जरिए जो घेराबंदी करने की कोशिश की जा रही है योगी आदित्यनाथ की, दरअसल वो किसके इशारे पर है। आज दिल्ली में है केशव प्रसाद मौर्य। वैसे पिछले 1 महीना और 12 दिन हो गए हैं नतीजे आए हुए, महीने से ज्यादा उन्होंने दिल्ली में ही बिताया है। अहम कैबिनेट बैठकों में वो नदारद रहे हैं। समीक्षा भी जब हो रही थी वो नहीं थे एक अहम मीटिंग में। अब से कुछ देर बाद वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से मिलने वाले हैं और जगत प्रकाश नड्डा से मिलने से पहले जब वो लखनऊ में थे, लखनऊ में जो लड़ाई हो रही है अब वो दिल्ली तक तो आ गई है, लेकिन पिछले 48 घंटों में दिल्ली कूच से पहले, कूच शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, केशव प्रसाद मौर्य कितने लोगों से मिले। एक हल्की सी बानगी आपके सामने पेश करता हूं। कमलेश पासवान, पंकज चौधरी, सूर्य प्रताप शाही, डॉक्टर संजय निषाद, विजय लक्ष्मी, गौतम, मनोहर लाल कोरी, नरेंद्र कश्यप, संजीव बाल्यान, धर्म सिंह सैनी, डॉक्टर संजय गौंड, पीएन पाठक, शलभ मणि त्रिपाठी, सुरेंद्र चौरसिया, डॉक्टर अमित सिंह चौहान, सुशील शाक्य, विकास गुप्ता, रविंद्र कुशवाहा, विक्रम सैनी, राघव लखनपाल, सुभाष त्रिपाठी, पूनम शंखवार, हंसराज विश्वकर्मा, लालजी प्रसाद निर्मल, मूलचंद्र निरंजन, लक्ष्मीराज सिंह, सभा कुंवर कुशवाहा, दीपक कुमार मिश्रा, अश्वनी, गिरीश चंद्र तिवारी, पीयूष रंजन निषाद, सीताराम वर्मा, रामकृष्ण भार्गव, अजय सिंह, ओम मणि, राजकुमार कुशवाहा, सुरेंद्र मैथानी, सुरेंद्र कुशवाहा, गणेश सिंह चौहान, मुकेश चौधरी, विक्रम सैनी, राजीव कुमार। 50 से ऊपर नाम। लिस्ट भी अभी पूरी नहीं हुई। इसमें सांसद भी हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, राज्य के मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं। अब ये क्या हो रहा है? सीधी लड़ाई हो गई है क्या? ये बात जो तमाम चैनल्स आपके सामने पेश कर रहे हैं कि भाई योगी आदित्यनाथ के नाम की फाइल बन रही है क्या, उनको हटाने की ये तैयारी है। पर दरअसल दर्शकों समझिए, और जो बीजेपी के कार्यशैली को समझते हैं, आरएसएस कैसे काम करता है उसको समझते हैं, ये लड़ाई सिर्फ उत्तर प्रदेश तक की नहीं है। ये तो जो एक चुनाव में गुब्बारे छोड़े जाते हैं ना, जो अरविंद केजरीवाल ने वो अंतरिम जमानत पर बाहर आए 21 दिन के लिए, बाहर आते ही उन्होंने क्या बयान दिया। 10 मई को उनको जमानत मिली थी 21 दिन की, 1-2 जून को जाना था वापस। तो उन्होंने 11 मई को क्या बयान दिया कि नरेंद्र मोदी के बाद उत्तराधिकारी अमित शाह को बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। यह चुनावी गुब्बारे में कुछ हकीकत अब दिख रही है क्या कि लड़ाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो चिरायु हों, कितना लंबा चलते हैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, पर उनके बाद बीजेपी की कमान कौन संभालेगा, नंबर 2 कौन। मैं केंद्र की सरकार में नंबर 2 की बात नहीं कर रहा हूं। औपचारिक तौर पर तो राजनाथ सिंह हैं, असल में अमित शाह हैं, पर बीजेपी में नंबर 2 कौन। बहुत से लोग कई सालों से मोदी के बाद योगी का राग अलाप रहे हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी का युग था तो उसमें था कि भाई उनके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, पर मोदी के बाद कौन, यह अभी तय नहीं है। और उसी को लेकर जोर आजमाइश हो रही है क्या, और
एक दूसरे के पल्ले जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है क्या? और थोड़े बैकफुट पर भी आते दिख रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? उन्होंने अति आत्मविश्वास की बात तो कर दी, मोर्चा तो खोल दिया है, लेकिन आज दो अहम फैसले उन्होंने वापस ले लिए। एक जमाना था 10-15 साल पहले, रोल बैक शब्द बड़े चलन में आया था, पत्रकार करते थे रोल बैक फाइनेंस मिनिस्टर की। कोई फैसला लिया गया, लोगों में नाराजगी हुई और फैसला वापस ले लिया। तस्दीक कर रहे हैं विजय त्रिवेदी इस बात की, एकदम उठे, हाँ रोल बैक होता था। अब योगी आदित्यनाथ जैसा शख्स अपने फैसलों को पलट दे या उन्हें वापस ले ले, ऐसा नहीं होता है। हुआ है आज दो फैसले। एक तो लखनऊ में अवैध कॉलोनियों के सर्वे पर रोक लगा दी गई है। सर्वे होता, बुलडोजर चलता। बुलडोजर फिर से चर्चा में है, तो बुलडोजर रोक दिया गया है क्या? वेयर हाउस में खड़ा कर दिया है क्या? और शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर अब 2 महीने की रोक लगा दी गई है। दोनों फैसले योगी आदित्यनाथ के थे। तो थोड़ा बैकफुट पर जा रहे हैं क्या? पर योगी आदित्यनाथ कोई कल्याण सिंह नहीं है। कल मैंने जिक्र किया था कल्याण सिंह, उमा भारती और शंकर सिंह वाघेला, और मेरे एक मेहमान ने उसमें BS येदियुरप्पा का नाम भी जोड़ा था। ये शतरप हैं, अपने इलाकों में बहुत मजबूत थे, पर योगी आदित्यनाथ कोई शतरप नहीं है कि उनको हटा दिया जाए और वो पॉलिटिकल ओब्लिवियन में चले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ की गूंज कर्नाटक में भी है, अरुणाचल में भी है, गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। और यहां पर श्यामलाल यादव की किताब का जिक्र करना भी जरूरी हो जाता है, द हार्ट ऑफ पावर, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। कुछ दिनों पहले, कुछ हफ्तों पहले ये किताब आई थी, और इसमें श्यामलाल यादव 2021 का जिक्र करते हैं। 2022 फरवरी में चुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, कि गर्मियों की बात है 2021 की, और योगी आदित्यनाथ को हटाने की एक रणनीति मुकम्मल कर ली गई थी, तैयार कर ली गई थी। लेकिन बाद में आकलन यह किया गया कि योगी आदित्यनाथ को इस तरह से हटाना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। और यह सवाल 2021 में जो जवाब मिला था वही जवाब क्या 2024 में भी मिल रहा है, या खेल थोड़ा बदल गया है और पलट भी गया है, और स्टेक्स अब और बड़े हो गए हैं। बात सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, बीजेपी के अखिल भारतीय स्तर पर मोदी के बाद के चेहरे पर भी आन टिकी है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, केशव दिल्ली आए हैं, क्या संदेशा लाए हैं? और 24 का मलाल या बीजेपी में नंबर 2, नंबर 2 का सवाल। चर्चा में मेरे साथ 4 मेहमान तो स्टूडियो में हैं, एक अभी नदारद हैं। विजय त्रिवेदी, किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि मैंने इनका जिक्र भी कर दिया था अभी शुरुआत में। विनोद अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश शुक्ला एक और वरिष्ठ पत्रकार। शीतल प्रसाद सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी उनकी कुर्सी खाली है। यहाँ कुर्सी का लड़ाई हो रही है, वो खाली छोड़े बैठे हुए हैं, अभी तक पहुंचे नहीं हैं शीतल। मेरे साथ मनोज राजन त्रिपाठी हैं, और मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय लखनऊ जाकर ऐसे डट गए हैं कि वहां से आ ही नहीं पा रहे हैं वापस नोएडा, क्योंकि राजनीतिक जो खेल है उसमें अध्याय अध्याय जुड़ते जा रहे हैं और उपाध्याय उनकी समीक्षा कर रहे हैं। तो अभिषेक, ये 48 घंटों में इतने लोगों से मुलाकात, मेरा तो सर चकराने लगा, इसलिए मैंने ये नाम आप ही के भेजे हुए हैं। और अब लखनऊ की लड़ाई दिल्ली तक आ गई है। ये पेशबंदी क्या हो रही है, पृष्ठभूमि क्या तैयार हुई है या हो रही है? देखिए संदीप, आपने जो नाम लिए हैं और जो टाइम फ्रेम बताया है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और ये फैक्ट है, यही कहानी है केशव मौर्य का। एक तरह से ये पावर प्ले है, और ये पावर प्ले ऐसा नहीं कि आज का है। केशव मौर्य को हम लगातार कवर कर रहे हैं। केशव मौर्य का पावर प्ले है, ये अमित शाह का पावर प्ले है। बाकायदा हम लोग कहते हैं केशव मौर्य प्यादे हैं या वो खेल रहे हैं खेल?
देखिए यूपी के लेवल पर कहें तो यूपी में उसका इस पूरा जो ये दूसरा खेमा उभर के सामने आया है, तो यूपी के लेवल पर इसका चेहरा केशव मौर्य बने हुए हैं। निश्चित तौर पर कि केशव मौर्य का जो पूरा उनका जो समर्थन है यहाँ पर, उसकी एक ना एक कड़ी दिल्ली में है, इसमें कहीं कोई इंकार नहीं है। लेकिन मैं जो आपसे बात कह रहा हूं संदीप, केशव मौर्य ने ये कल्टीवेट किया है और ये लगातार उनके यहाँ पर अलग अलग विधायकों का सबसे अधिक अगर कहीं आना जाना होता है तो केशव मौर्य क्या होता है। और हमारी जानकारी ये कहती है केशव मौर्य जो गए हैं आज दिल्ली, वो ऐसे ही नहीं गए हैं, ये कोई रूटीन मुलाकात बिल्कुल नहीं है। केशव मौर्य के पास पूरा का पूरा अभी तक का जो कार्य समिति के बाद के डेवलपमेंट हैं उनका ब्यौरा है। कार्य समिति अभी जो हुई है मैं उसके बाद की बात कर रहा हूं, पुराना बैकलॉग छोड़ दीजिए। और उसमें ये 2 फैसले जो रोल बैक किए गए हैं संदीप, इनका भी उसमें जिक्र है। मेरी जानकारी ये कहती है कि इन 2 फैसलों को रोल बैक करने के लिए योगी आदित्यनाथ को कहा गया था, उनके अपने लेवल पर ये रोल बैक नहीं हुए, क्योंकि वो तो एडमेंट थे कि इन फैसलों के साथ में आगे जाएंगे। बाकायदा जो प्राइमरी टीचर उनके खिलाफ एक्शन लिए जा रहे थे, जो इसकी अवहेलना कर रहे थे, वहां पर जो प्रक्रिया थी बुलडोजर की, वो प्रक्रिया भी चालू थी। तो ये फैसले मेरे सूत्र ये कहते हैं कि उनको कहा गया। और केशव मौर्य का की जो फाइल है उसमें इनका भी जिक्र है कि ये जो फैसले हैं ये आखिरकार बीजेपी को किस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो केशव मौर्य, मेरी जानकारी ये कहती है, एक पूरा का पूरा इंद्रधनुष लेकर के वहां पर गए हैं, उसमें विधायकों का सपोर्ट है, उसमें विधायकों में भी जो सोशल इंजीनियरिंग है उसका भी एक खांचा है कि उनके पास जो विधायक आ रहे हैं उनकी भी एक सोशल इंजीनियरिंग की लेयर है। और जो इधर बीच में फैसले हुए हैं, खासतौर पर कार्य समिति के बाद जो उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा है और सरकार छोटी है, उसके बाद भी जिस तरह से डेवलपमेंट अगले 48 घंटों में हुए हैं उनका भी ब्यौरा है। तो आप यूं समझ लीजिए, मैं आपको संक्षेप में अगर कहूं तो केशव मौर्य एक निर्णायक तस्वीर लेकर के दिल्ली गए हैं। इस निर्णायक तस्वीर के मायने क्या है अभिषेक? संदीप, योगी आदित्यनाथ को हटाने की ये तैयारी ये आखिरी कड़ी दिखाई दे रही है, या उन्हें कोर्स करेक्शन करने के लिए कहा जा रहा है कि भाई थोड़ा कार्यकर्ताओं की भी सुनिए? मानो सारे कार्यकर्ता या अति आत्मविश्वास या अहंकार योगी आदित्यनाथ में ही भर गया था, बाकी बीजेपी में कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। देखिए संदीप, ये काफी क्लोज मामला है जो मेरे सोर्सेस कह रहे हैं। इस बार का जो मामला वो क्लोज मामला है, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं कि पहली बार कोशिश हो रही है। केशव मौर्य असंतोष का एक चेहरा आज नहीं, लंबे समय से रहे हैं और उनकी महत्वाकांक्षाएं किसी से छिपी नहीं है। लेकिन इस बार एक बड़ी बात क्या हो गई है कि बीजेपी यूपी में जिस तरह से हारी है और केंद्र में सत्ता से दूर हो गई है, इसको एक बड़ा आधार बना लिया गया। तो इस बार मामला बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहा है, मामला बहुत ही ज्यादा आर पार का लग रहा है। और मैं आपको जो ये आप मुलाकातों का जिक्र कर रहे थे संदीप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपने नाम गिनाए हैं, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही वो एक तरह का सपोर्ट बेस है केशव मौर्य का, जिसको वो पिच कर रहे हैं, ये सब उनके साथ में है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अभी विधानसभा का सत्र भी आने वाला है। आपको याद होगा इसके पहले विधानसभा के सत्र में एक बार विद्रोह की तस्वीर भी आ चुकी है कि विधायक आकर के फ्लोर पे बीजेपी के अपने विधायकों ने विद्रोह कर दिया था। तो ये सारी चीजें उसकी भी एक झांकी, एक तस्वीर पेश करती हैं। तो केशव मौर्य का अभी का जो पूरा हमें लग रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, वो एकदम उनकी ओर से एकदम क्लियर है कि ये मामला अभी नहीं तो कभी नहीं, यही समय है, सही समय है। एग्जैक्टली यही तस्वीर है। अब आला कमान इसको किस तरह से एक्शन ले पाता है और लेने की स्थिति में है, वही मैं जानना चाह रहा हूं। अंग्रेजी में एक कहावत होती है ना, बहुत सारे उपन्यासों में, और आप और मनोज भी दोनों लेखक भी हो, ये भी अपने आप में एक संयोग है। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, गोइंग इन फॉर द फाइनल किल। आखिरी वार की तैयारी है ये आला कमान की तरफ से? योगी आदित्यनाथ का अध्याय खत्म हो रहा है या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? देखिए उसमें सिर्फ एक बात का कैच है संदीप, बहुत कुछ होने के बीच में, कि ये जो योगी आदित्यनाथ ने भी, ऐसा नहीं कि देखिए योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान नहीं है, ये भी एक फैक्ट है, ये योगी आदित्यनाथ खुद जानते हैं। उनके साथ में आज की तारीख में विधायकों का समूह नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन उनकी जो अपनी लोकप्रियता है और बीजेपी के लिए एक बड़े धर्म संकट का विषय है कि अगर हटा देंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, इसको एसेस करना है। फिर एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां दूसरी तस्वीर भी चल रही है कि योगी आदित्यनाथ की क्यों आप इन 2 डिप्टी सीएम को हटाइए, आप जो
प्रदेश अध्यक्ष को हटाइए। ये योगी आदित्यनाथ का जो खेमा है वो पिच कर रहा है कि इनको हटाइए ना, इन्होंने नुकसान किया है, मेरा क्या, मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन अपना संभाल ही रहा हूं, मेरा क्या रोल था, वो भी पिच हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के लिए, आला कमान के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं आपको, ये फीडबैक ऊपर तक है कि आज की तारीख में जो सिचुएशन है यूपी में, 2027 उनके हाथ से निकल रहा है। इसलिए ये फोड़ा भर गया है, मवाद बह रहा है, चीरा लगाना है, कब लगाना है ये उनको तय करना। चीरा लगाने में भी अब जब केशव प्रसाद मौर्य का चेहरा प्रत्यक्ष रूप पर इस घेराबंदी में सामने किया जा रहा है मनोज, तो दो पहलू हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य कोई बहुत बड़े जिताऊ रणनीतिकार, वो खुद तो सिलाटू से हार गए थे 2022 का विधानसभा चुनाव, वो तो एमएलसी के जरिए और फिर उप मुख्यमंत्री बनाए गए। यही हाल ब्रजेश पाठक का भी है, वो भी अपनी सीट आखिरी वक्त तक बदलते हुए और सेफ सीट ढूंढते घूम रहे थे। एक पहलू तो ये, पर दूसरा पहलू ये है 2016 में जब प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और जो बीजेपी 2012 में 47 सीट जीत पाई थी, वो अपने दम पर 312 सीट जीत गई थी 2017 में। उसमें अहम भूमिका केशव प्रसाद मौर्य की थी। वो अचानक पैराट्रूप कर दिए गए योगी आदित्यनाथ, वो अलग बात थी, वरना भाई वो पिछड़ी जाति से भी आते हैं तो समीकरण ठीक बैठते हैं। तो ऐसे में कौन सा पहलू उसका वजन ज्यादा दिखेगा? कुछ ताकत भी है केशव प्रसाद मौर्य की, पर कमजोरी भी है। केशव प्रसाद मौर्य जितवा देंगे जहां योगी नहीं जितवा पाए, या योगी का जादू नहीं चला, यह भी तो बात देखनी होगी ना, या देख रही होगी बीजेपी। संदीप जी, यूपी में भाजपा का जो संगठन है, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनमें आप पान की दुकान पे खड़े हो जाइए, चाय की दुकान पे खड़े हो जाइए, उसमें एक बात होती है, केशव मौर्य बड़ी आसानी से मिलते हैं, ये हर आदमी का कहना है, उपलब्ध रहते हैं। खैर, इन सब के बीच में केशव मौर्य की जो महत्वाकांक्षा किसी भी पॉलिटिकल पर्सन की होगी, तो 2017 का जो चुनाव था उसमें केशव मौर्य ही अध्यक्ष थे। कि बहुत सारे लोग सरेंडर कर गए, बहुत सारे लोग किनारे चले गए, नेपथ्य में चले गए, लेकिन केशव मौर्य ने 36 का आंकड़ा 2017 से बरकरार रखा। तो केशव मौर्य, मतलब अगर आप इसमें ब्रजेश पाठक को देखेंगे तो ब्रजेश पाठक आपको थोड़ा सा मेलोडाइन दिखाई देंगे, लेकिन केशव मौर्य लगातार साफ, स्पष्ट और तीखा बोलते हैं कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं है। ये आज नहीं कहा है, ये पिछली योगी वन में भी वो कह चुके हैं, और हर बार कहते हैं कि जो पीड़ा आपकी वो पीड़ा मेरी। ये बात, इतनी हिम्मत, इतना कहने का जज्बा मान लेते हैं कोट अनकोट कि ये सीधे योगी को कहा गया, लेकिन इसके पीछे की पावर क्या है कि वो इस तरीके से कह सकते हैं? यानी पावर पीछे से ही है, यानी पावर केंद्र से ही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। सीए का आंदोलन चल रहा था, अचानक लखनऊ में बहुत सारी गाड़ियां फूंक दी गई, वाहन तोड़ दिए गए, तमाम जगह तोड़फोड़ हुई। योगी आदित्यनाथ ने तय किया कि जो भी दंगा करेगा उससे वसूली की जाएगी सरकारी संपत्ति की, तय हो गया। इसके बाद उन्होंने चौराहों पर सरकार ने पोस्टर लगा दिए उन सब लोगों के जो उस तोड़फोड़ में शामिल थे। अचानक हाईकोर्ट का ऑर्डर आता और कहा जाता कि वसूली आप करेंगे, लेकिन किसी का चेहरा, किसी की फोटो आप नहीं लगाएंगे। तत्काल एक ऑर्डिनेंस लाया गया और हाईकोर्ट के उस फैसले को किनारे करते हुए बोर्ड लगाए रखे गए। लेकिन आज का फैसला क्या बताता है आपको? एनजीटी के आधार पर यह बस्तियां तोड़ी जा रही थी। बात सही है कि पहले बसाई क्यों गई, लेकिन आज वो फैसला वापस हुआ। वजह अभी चुनाव का नतीजा है, केंद्र का प्रेशर है, और क्या होने जा रहा है, 10 सीटों का चुनाव अलग सामने बैठा है। टीचर, जो 750 टीचर कोरोना के दौरान पंचायत चुनाव में मर गए, आज वही टीचर आंदोलन करते हैं और फैसला बैक होता है। आप इन सारे एपिसोड से स्थितियां, दबाव, कॉन्फिडेंस, रक्षात्मक मुद्रा में दिख रहे हैं योगी आदित्यनाथ। अभिषेक उपाध्याय कह रहे हैं कि फाइल वहां तक। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूं कि जो फ्रंट फुट पर बैटिंग करता है, सिंपली एक बुलडोजर है जिसकी छवि बनी और दोबारा चुनाव जीते योगी आदित्यनाथ। बुलडोजर, आज वो बुलडोजर पहली बार बैक है, तो छवि किसकी जा रही है? मैं इसीलिए रोल बैक शब्द इस्तेमाल किया। तो पूरा जो कॉकस है, जी जी जी, तो वो बुलडोजर जब जाकर शेड में खड़ा हो जाएगा, तो वो बुलडोजर बाबा कौन है उत्तर प्रदेश में? योगी आदित्यनाथ। यानी पूरा खेमा, पावर बैकअप कहां से मिल रहा है? दिल्ली से। और वो दिल्ली का पावर बैकअप यहां पे घेर रहे हैं
और इसके बाद जो रिपोर्ट लेकर गए, मैं तो केशव मौर्य की बात को भी पावर बैकअप ही मानता हूं। वहां से जो मसला आएगा, योगी आदित्यनाथ को लेकर जो फैसला चल रहा है कि हटेंगे कि रहेंगे, कि हटेंगे कि रहेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से हटाना कि संगठन बड़ा है, लेकिन फिर भी मोदी के बाद का दूसरा चेहरा तो राष्ट्र में, देश में योगी आदित्यनाथ है। बीजेपी आपने इतने दिनों तक कवर की है विजय त्रिवेदी, अब 7:40 पर केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। जेपी नड्डा भी अपने पारी के अंतिम ओवर खेल रहे हैं सुपर बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर। सुपर ओवर। अब क्या आज का अध्यक्ष आने वाले अध्यक्ष से मुलाकात कर रहा है? देखिए, जब संगठन की बात हो रही है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, तो केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश देखिए 33 सीटों से तो काम चलने वाला नहीं है, और बीजेपी एक निरंतरता रखती है अपनी रणनीति में। तो बीजेपी से क्या अध्यक्ष बनाया जा सकता है कि अच्छा संगठन आपको बड़ा चाहिए और योगी को रिपोर्ट करना पड़ेगा केशव प्रसाद मौर्य? एक सोल्यूशन क्या ये भी जा रहा है, या दरअसल एक आमूलचूल परिवर्तन बीजेपी करते हुए दिखना चाहती है और शुरुआत करेगी उत्तर प्रदेश से? बेहतर बात है, लेकिन हमको ये समझना है कि ये लड़ाई के दो पक्ष हैं। क्या हम सोचते हैं ये लड़ाई दिल्ली की लड़ाई है या ये लड़ाई लखनऊ की लड़ाई है? आपको क्या लगता है? मुझे लगता है दिल्ली के, लखनऊ के बहाने दिल्ली की लड़ाई है। ये नंबर 2 की लड़ाई है। मैंने नंबर सवाल 2 की भी लड़ाई। इसलिए रखा नंबर है 2 कि की मोदी के बाद बीजेपी का चेहरा कौन होगा, और ये उसके तय लिए- नहीं है। नहीं तो भाई वाजपेयी के जमाने में था कि भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी, है। तो वो तय नहीं है। उस लड़ाई का जो है एक्सरसाइज शुरू हुई है। अब उसका बहाना उत्तर प्रदेश में मिल गया योगी जी के लिए भी। और आप देखिए दोनों लोगों के बयान में बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। जब योगी जी ने कहा कि ये चुनाव हम अति आत्मविश्वास से हारे, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से, तो ओवर कॉन्फिडेंस किसका है? संदीप चौधरी का तो नहीं है। हाँ, वो तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित वो शाह। दिल्ली लीडरशिप का है। एग्जैक्टली। तो उस पर सवाल कर रहे हैं। और जब केशव जी जब बात कर रहे हैं कि संगठन बड़ा है, तो वो दूसरी तरफ से रेफरेंस दे रहे हैं कि सरकार आपकी उसमें नहीं है, संगठन बड़ा है। केशव मौर्य को समझना है तो आपको 2016 से आप समझिए, जो आपने जिक्र किया है, ये तीसरी बार है जब उनको ये ट्रेन में बैठना है, यदि उत्तर प्रदेश की ट्रेन में बैठना है तो। 2017 का मैं बता, 2016 का आपने जिक्र किया, केशव जी की बात बहुत सब लोगों ने की, बड़े नेता है, ये सब है, ठीक है, दलित नेता, पिछड़े नेता, सब कुछ है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता रहे। हाँ। लेकिन 2017 का चुनाव क्या केशव प्रसाद मौर्य से जीता गया सिर्फ? क्या वो उसके फेस थे? नहीं थे। और उसकी पटकथा तो 2014 में अमित शाह ने लिख दी थी जब 71 सीटें आई थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 71 सीटें मिल गई। 2009 में 73 का है, सही 73 मायने कह ले, में। ठीक हाँ, है, 73 कह ले। तो घटकों को भी 2009 में तो जोड़ेंगे। 10 और 5 15 सीटें थी। हाँ। तो 2014 में जब आप 73 सीटें आ गई तो 315 सीटें तो हो जाती। 2012 में 47 सीटें विधानसभा में थी। 403 में 47। हाँ, और 9 में वो थी, 10 सीटें थी उनके पास। तो मैं कह रहा हूँ जब 73 सीटें आ गई तो फिर 2017 की सीटों पर इतना बवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य की वजह से जीते आप? और दूसरी बात, न योगी जी उसके फेस थे, न केशव प्रसाद मौर्य थे। केशव प्रसाद मौर्य तो उत्तर प्रदेश के फेस ही नहीं है नेता के तौर पर। वो पिछड़े लीडर हैं, वो सब कुछ उनकी ताकत है। जब 2016 के बाद 2017 मुझे याद है कि जब योगी जी को बनाया गया, फैसला किया गया, उस हवाई जहाज में जब सुबह 10 बजे यहाँ से दिल्ली से उड़ा, उससे पहले योगी जी की अमित शाह जी से मुलाकात हुई। वो वहाँ पहुँचे, स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट थी योगी जी के लिए। वहीं केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के 3 लीडर, जो 2 ऑब्जर्वर भी थे, वहाँ एयरपोर्ट पर चार्टर्ड फ्लाइट के लिए बैठे हुए थे। फिर मैसेज मिला कि आप चारों लोग एक फ्लाइट में चले जाइए। उसी फ्लाइट में सब लोग गए। केशव प्रसाद मौर्य को था कि अब मेरा नाम अनाउंस होना ही है। तो जब वो दिल्ली लखनऊ बीजेपी ऑफिस पहुंचना था, तो वहाँ से एयरपोर्ट से बीजेपी ऑफिस तक उनका बड़ा काफिला 60-70 गाड़ियों का, वो उससे स्वागत के साथ गए थे बीजेपी ऑफिस। और योगी आदित्यनाथ उस फ्लाइट से उतरे, चार्टर्ड फ्लाइट से, और चुपचाप निकल कर वीवीआईपी गेस्ट हाउस है लखनऊ का, आपने देखा होगा, वहाँ चले गए। जब पूरे जुलूस के साथ केशव प्रसाद मौर्य वहां पहुंचे, मैं थोड़ा सा स्टोरी को हाँ, बिल्कुल जरूरी तो है, वो बताइए। जब वहां पहुंचे तब उनको ये मैसेज दिया गया कि आप योगी जी से मिल लीजिए वीवीआईपी गेस्ट हाउस में जाके।
केशव प्रसाद मौर्य को। योगी जी को तो मैसेज मिल ही गया था, वो तो अमित शाह से मुलाकात करके गए थे, उससे एक शाम पहले गोरखपुर से उनके लिए स्पेशल फ्लाइट से वो आए थे, क्योंकि उनके पास अमित शाह का मैसेज पहुंचा। तो उनका मेरे पास दिल्ली जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनका फ्लाइट वहाँ पर है, प्लेन वहाँ पर खड़ा हुआ, आप वहाँ से गोरखपुर से दिल्ली आ जाइए। शाम को वो आए, फिर दिल्ली में सुबह मुलाकात की और वहाँ से वो चले गए। और वो फ्लाइट में एयरपोर्ट से उतरे, वो चुपचाप निकल कर चले गए, और जो जुलूस से गए उसका जुलूस तो वहीं उतर गया। तो वो 2017 की बात है। उससे पहले 2016 में जब दिसंबर में बीजेपी की कार्यकारिणी हुई प्रयागराज में, इलाहाबाद उस वक्त था, तो उस समय भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे केशव मौर्य, और वहाँ पर एक और चीफ मिनिस्टर का नाम उभरा था। मैं वहाँ पर मौजूद था कि पूरे इलाहाबाद में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे वरुण गांधी के, और उन्होंने नया वो बैनर पूरे लगाए गए कि भाई उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। वहीं से बल्कि उनका और वहीं से उनका शुरू हुआ। डाउनफॉल हुआ। ये डाउनफॉल हुआ नहीं तो कि सबसे युवा महासचिव बन गए सर, थे वो प्रधानमंत्री जी जब वो एयरपोर्ट से वहां पहुंचे थे, तो उसके बाद चर्चा हुई अमित शाह जी की, उनकी, और कहा गया कि कार्यकारिणी के पास के जितनी भी सड़कों पर वरुण गांधी के होर्डिंग्स हैं वो हटा दिए जाए। तो वो हटा दिए गए उसी दिन, ये 2016 तो की आज की तारीख में अब हम अमित शाह का भी जिक्र कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अमित शाह की तरफ से आगे खेमेबंदी करते दिखाई दे रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन दरअसल फैसला क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे? योगी आदित्यनाथ बने रहते हैं या नहीं, या उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? अभी तक उन्होंने इस बारे में मुंह नहीं खोला है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि केवल प्रधानमंत्री करेंगे। संघ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी इस बार, और उसके बिना ये फैसला नहीं होना योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे। हालांकि उनको हटाना भी एक बहुत मुश्किल फैसला, जो आपने 2022 का जिक्र किया, उस समय 2021 में भी केशव जी को आने की बात थी, तब भी यही तय हुआ कि केशव जी के भरोसे हम 2022 का चुनाव नहीं जीत सकते। उसमें एक बात बहुत, पर ये हटाने की तैयारी है या अभी भी अभी है, स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है, क्योंकि अभी वैसे ही बहुत सारा अभी ताकत आंकी जा रही है। ताकत आंकी जा रही है। ताकत आंकने में क्या शीतल, दरअसल हम कल भी जिक्र कर रहे थे भाई, हमने कल्याण सिंह का जिक्र किया, या उमा भारती, या शंकर सिंह वाघेला, या बीएस येदियुरप्पा, पर वो ताकतवर बहुत थे अपने टाइम में, पर वो अखिल भारतीय स्तर पर उनकी वो धमक या पहुंच नहीं थी जो योगी आदित्यनाथ की है। तो योगी आदित्यनाथ इनकी तरह की हटा दिए जाएं, पॉलिटिकल ओब्लिवियन में चले जाएंगे, बीजेपी संगठन के बिना कोई नेता वहां पर खड़ा नहीं हो सकता, वो योगी के लिए अप्लाई करता है जैसा इन 4 नेताओं पर अप्लाई किया? नहीं करता। योगी जी एक तो उनकी अपनी कम्युनिटी का जो उनको सपोर्ट ऑल इंडिया लेवल पे है, उसका रिएक्शन सोशल मीडिया पे भरा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि वो लोग अपरिचित हैं इससे जो बीजेपी चलाते हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चलाते हैं। इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी पैदा की जाएं, योगी जी किसी विद्रोही या ऐसे भूमिका में न जाएं, क्योंकि ये ओरिजिनली तो आरएसएस और इसके आदमी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये अपनी इनकी हिंदू वाहिनी थी, अपना इनका वहाँ पीठ है, उसकी एक पॉलिटिक्स करते थे। भाई मुख्यमंत्री बनने से पहले 5 बार के सांसद तो थे, बीजेपी में कोई औपचारिक पद कभी नहीं मिला इन्हें, ना दिया गया। तो ठीक कह रहा हूं ना विजय भाई, जिस योग्यता की वजह से नरेंद्र मोदी जी को एक बहुत बड़े डायस्पोरा में स्वीकृति मिली, उस योग्यता के आप कह सकते हैं प्रिंसिपल हैं योगी जी, उससे आगे वाला वो कदम उठाते रहे हैं, वो वैसे ही बोलते भी हैं, तो उस तरह का एक समर्थन उनके पास है ही है। तो मुझे लगता है कि अभी 10 जो सीटों का उपचुनाव है, इसके पहले ये कसरत मौर्य जी की ज़्यादा तेज़ी से हो सकती है, लेकिन नेतृत्व तो इतनी जल्दबाजी नहीं करेगा। पर ये इतने मतलब 50 से ज्यादा लोगों से पिछले 48 घंटे में जो मिलकर गए हैं, अलग थलग पड़ते भी दिखाई दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ। नहीं, योगी जी कभी विधायकों या सांसदों में वहां लोकप्रिय नहीं थे, के अलावा कोई मंत्री ही नहीं दिखाई देता उनके साथ, कोई उनके साथ नहीं था। और हम लोगों से जो भी लोग मिलते हैं, किसी का नाम लेने से उनका नुकसान ही होगा, ऐसा कोई मिला ही नहीं जो कभी प्रशंसा करे, कोई एयरपोर्ट में मिल गया, कोई वहां मिल गया, सब इनसे खींचे हुए थे। ये तो सच्चाई है कि जैसा हम लोगों ने बहुत कार्यक्रमों में कहा है कि विधायक, सांसद, पार्टी पदाधिकारी कोई इनके साथ नहीं है, आज से नहीं, जब से ये मुख्यमंत्री ऐसा बदलाव क्यों आया? और ऐसा लग रहा है कि भाई सारी हार की बड़ी जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ की है। जब वो ना तो उनकी बात सुनी गई कि किसको टिकट देना है किसको नहीं, वो तो कह रहे थे, वो पहली लिस्ट आई कि इसमें से 24-25 नाम काट दीजिए। इसका कोई आधार ही नहीं है, 9 सीटें एक साथ एक दूसरे अब से मानो अहंकार सिर्फ योगी आदित्यनाथ में ही भरा हुआ था।
खींचे सब उन्हीं से हुए थे। 32-33 में से 9 एक दूसरे से जुड़ी हुई सीटें गोरखपुर के ही चारों तरफ जीती गई। हाँ, वो उसके जीत बाद जाते हैं। गाजियाबाद से आगरा तक 7 सीटों का एक क्लब है। बाकी सब इक्का दुक्का इधर उधर से भगवान भरोसे आई हैं। हाँ। ज्यादातर शहरी सीटें हैं जो बीजेपी हमेशा बनारस जीतती रही है। इलाके की भी देखें, 12 में से 9 सीटें हार गई हाँ, तो बीजेपी। बाकी सब शहरी सीटें हैं। जो डिवाइड है वो अलग तरह का है, रूरल और अर्बन डिवाइड है एक तो साफ साफ। तो योगी जी को मुझे नहीं लगता, वो जब तक उनसे सहमति नहीं प्राप्त कर लेंगे उनसे पंगा तो नहीं तो लेगी जो बीजेपी। अभी विजय कह रहे थे आरएसएस किसकी तरफ जाता है, देखिए आरएसएस तो इसकी क्या तरफ आने वाले, क्योंकि ये बीजेपी का भविष्य भी तय हो रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। इस रणभूमि में, अगर मैं शब्द इस्तेमाल करूं। देखिए ये सही है कि वो इनको बदलना चाहते हैं, इस बात पर सहमति लगता है कि आरएसएस की भी है। क्योंकि जब आरएसएस प्रमुख गोरखपुर में थे तो योगी जी के कैंप ने वो सब खबरें चलवाई कि उनकी मीटिंग होने वाली है, इतनी देर होगी, इस समय मिलेंगे, नहीं हुई फ़ोन पर वार्ता हो गई, वगैरह वगैरह 3-4 खबरें आई और बाद में उसका सबका आरएसएस की ओर से खंडन आया। और 4-5 दिन वो वहाँ थे और उन्होंने मुलाकात नहीं की और योगी जी 2 दिन वहाँ पड़े रहे। तो इसका मतलब ये तो तय है कि आरएसएस भी इसमें लगभग सोच वही रहा है जो केंद्रीय नेतृत्व सोच रहा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना एक कठिन काम है और वो करने में वो सब लोग बहुत ठंडे दिमाग से और सब काम इसी करते में रहे। नंबर 2 का खेल आ जाता है। योगी आदित्यनाथ अगर जाते हैं, हटा दिए जाते हैं बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, तो नंबर 2 की रेस से तो वो हट गए। तो कई सालों से जो एक नैरेटिव और बीजेपी का एक बड़ा धड़ा जो चला रहा था मोदी के बाद योगी, वो खत्म हो जाएगा। लड़ाई इसी तरफ जा रही है ना विनोद। बिल्कुल, लड़ाई इसी तरफ जा रही है। और ये लड़ाई, जैसा कि विजय भाई ने भी कहा और हम सब मान रहे हैं, कि लखनऊ के बहाने ये दिल्ली की लड़ाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक छोटी सी घटना से बताता हूँ आपको। देखिए, आपने कल्याण सिंह का जिक्र किया, शंकर सिंह बघेला का किया, येदियुरप्पा का किया, उमा भारती किया, ये सब छत्रप अपने अपने क्षेत्रीय प्रभाव वाले थे, ताकतवर थे। एक जिक्र करना आप शायद भूल गए, वो है नरेंद्र मोदी का जिक्र, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2007 में उनको हटाने को लेकर के इतना दबाव था, विजय भाई जानते होंगे, पूरी केशव भाई पटेल की लॉबी जो है वो उनको हटाने पर लगी हुई थी। और नरेंद्र मोदी जी की स्थिति वही थी जो आज योगी जी की है, कि उनकी अपील खाली गुजरात तक नहीं थी, उनकी अपील पूरे देश में थी। और वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक उस समय बीजेपी के थे, हर चुनाव में उनको लिया जाता था। तो जैसे मोदी जी की राष्ट्रीय अपील थी, वैसे ही योगी जी की राष्ट्रीय अपील है। मैं घटना जो बता रहा हूँ, बात है 2003 की। ऐसे अनौपचारिक चर्चा में प्रमोद महाजन के साथ बातचीत हो रही थी कुछ लोगों की, संयोग से मैं भी। तो ये पूछा गया, भाई आगे नंबर 2 कौन होगा भाजपा में? तो उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है 2004 में अटल जी के नाम पर चुनाव होगा, वो इनकम्बेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, और 2009 का चुनाव अडवाणी जी के नाम पर होगा। लेकिन 2014 का चुनाव किसके नाम पर होगा, सवाल ये है। तो पूछा गया, भाई किसके नाम पे होगा? बोले 2 लोगों में से किसी एक के नाम पर होगा, या तो मेरे नाम पर होगा या नरेंद्र मोदी के नाम पर होगा। तो लड़ाई ये वो है कि नरेंद्र मोदी के बाद 2029 का चुनाव जो है किसके नाम पर होगा। और इसमें पत्ते क्या, दरअसल आखिरी फैसला वो नरेंद्र मोदी खुद करेंगे या संघ का पुट ज्यादा? मुझे लगता है कि देखिए, भारी होगा। संघ के बारे में मेरी अपनी धारणा ये है कि संघ चाहे जितना ये तेवर दिखाए कि हम बिल्कुल अलग हैं, और लेकिन संघ जो है प्रधानमंत्री के सामने अपनी जिद कभी नहीं करता है। अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी अटल बिहारी वाजपेयी का फाइनल वर्ड होता था। जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बनाए गए तब अटल बिहारी वाजपेयी जसवंत सिंह को वित्त मंत्री नहीं बनने दिया, नहीं बनने दिया था जसवंत सिंह को, ठीक है, लेकिन प्रमोद महाजन को भी नहीं बनने दिया। हाँ, देखिए वो तो अलग चीज है। अलग चीज है। लेकिन जब फाइनल फैसला अगर अध्यक्ष बनाना है बीजेपी का किसी को, तो ऐसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय को दरकिनार करके संघ किसी को बीजेपी का अध्यक्ष बना दे। वहां इसी तरह योगी जी को लेकर जो भी फैसला होगा उसमें संघ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों की राय से फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं होगा भाई। तो इसलिए संघ की जहां तक बात है, संघ जो भी फैसला लेगा। क्या हम उस चौराहे दोराहे पर आ रहे हैं राकेश भाई कि अब बीजेपी को ये बताना होगा या ये तय करना होगा, और संघ भी उसमें शामिल होगा, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन बीजेपी का चेहरा?
नहीं, अभी तो संदीप भाई सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस तरीके से आपको 29 तक सरकार चलानी है, सरकार सुचारू रूप से चले उसके लिए आपको पूरी गाड़ी दुरुस्त रखनी होगी। ये सुचारू रूप से तो चलती दिख नहीं नहीं, रही। उसके लिए आपको संगठन भी उसी तरह से हाथ में रखना होगा जैसे अभी जेपी नड्डा जी के टाइम पे रखा गया है। अब दो चीज़ें समझिए, अभी जून में एक बैठक हुई राष्ट्रीय पदाधिकारियों की संघ की, ये ठीक 2024 के चुनाव के बाद। दूसरी बैठक अभी रांची में हुई जिसमें पहली बार सभी प्रांत प्रचारकों के साथ एक बैठक की गई और उस बैठक को बताया गया मीडिया में कि इस बैठक के पीछे क्या कारण था। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है वो केरल में हो रही है, जो हर साल जुलाई बैठक होती है संघ की, इस बार केरल में हो रही है। और इसमें पहली बार मैं 2014-15 के बाद नहीं सुना कि भाजपा और संघ की समन्वय समिति की बैठक हुई है, लेकिन केरल में वो समन्वय समिति की बैठक हो रही है, लेकिन उसको समन्वय समिति की बैठक नाम नहीं दिया गया है, उसको कहा गया है अनुषांगिक संगठन के सहयोगियों के साथ बैठक। अगस्त से ही आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव शुरू होने वाला है और अगस्त में ही ये बैठक होने वाली है। जो बार बार प्रश्न ये आ रहा है कि कौन होगा अध्यक्ष, तो मुझे लगता है सहमति का पहला जो अध्याय जो आप कह रहे हैं वो वहीं से चैप्टर शुरू होगा। और संघ कहता है कि हम फैसला नहीं सुनाते, हम सुझाव देते हैं। संघ कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा किया है जब भारतीय जनता पार्टी उससे सुझाव लेने के लिए मजबूर हुई है। केशव प्रसाद मौर्य, जो मेरे पास जो जानकारी है, वो मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं हलचल कर रहे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए हलचल कर रहे। संगठन की बात लगातार, और वो उनको पता है कि मैं सीएम नहीं बनूंगा। और देखिए, संगठनकर्ता के रूप में उनका प्रदर्शन जितना अच्छा रहा, मंत्री के रूप में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के जिन दो शीर्ष नेताओं की आप बात करते हैं, उनको भी लगता है एक ऐसा नाम संघ के पास जाना चाहिए जिसको संघ इनकार ना कर सके। तो केशव प्रसाद मौर्य जी संघ पृष्ठभूमि के हैं, संगठन में काम कर चुके हैं, तो जब ये नाम जाएगा, अशोक सिंघल जिन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, विश्व हिंदू परिषद को विश्व स्तर पे पहचान दी, उनके परम शिष्य हैं केशव मौर्य जी। तो जब भारतीय जनता पार्टी से केशव मौर्य का नाम जाएगा तो संघ कहीं भी इनकार करने की स्थिति और योगी आदित्यनाथ को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, केशव प्रसाद मौर्य को तो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो कागजों में ये ठीक लग रहा है कि ऐसा सिस्टम ऑफ चेक्स एंड आप बैलेंसेस हो कुछ जाएगा। बनने की बजाय आप ऐसा बने कि जो आप बनना चाहते हैं वो आपको रिपोर्ट करे। और फिर ओबीसी चेहरा उत्तर और प्रदेश नंबर से 2 कौन है वो ओपन क्वेश्चन बना रहेगा। तो अपनी मेहनत करते रहो सब। तो 29 तक के लिए एक पूरा चेक बैलेंस वाला काम चलता रहेगा। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस देखिए कागजों में बड़ा अच्छा लगता है, आप कुछ जोड़ना चाह रहे केवल एक हैं, लाइन जोड़ना जमीन चाह रहा पर हूं, क्या हो केशव रहा प्रसाद है, ये मौर्य जमीन के पर भी लिए ऐसे ही हो रहा है क्या? केशव प्रसाद मौर्य के लिए सबसे पॉजिटिव बात है जो ये रिजल्ट्स आए हैं उसमें ओबीसी दलित पिछड़ा जो वोट घटा है और जो नतीजा आया है वो उनको एक फेवर दे रहा है। और अभी तक आप रोज चिल्लाते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं कि भाई बीजेपी कोई अपर कास्ट अध्यक्ष बनाते हैं, तो अपर कास्ट के बजाय ओबीसी चेहरे को, दलित चेहरे को आगे लाने में भारतीय जनता पार्टी और संघ एक मदद कर सकती हो। जैसे राकेश जी ने जिक्र किया कि विश्व हिंदू परिषद से तो वो रहे हैं उसमें कुछ जो नामों की चर्चा भी गर्म होने लगी थी चुनाव से पहले, मैं 4 जून से पहले की बात कर रहा हूं, उसमें एक संभावित नाम था मनोहर लाल खट्टर, एक नाम लिया जा रहा था शिवराज सिंह चौहान कि ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएं। अब वो दोनों तो बन गए मंत्री, तो और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ आते हैं, योगी आदित्यनाथ एक उनको सेकंड रिपोर्ट बैलेंस में करते और होगा। हाँ, अगर केशव प्रसाद मौर्य अध्यक्ष बनते हैं तो शिवराज सिंह चौहान भी चेक हो जाएंगे। हाँ, पिछड़ी राजनीति में, पिछड़ों की जो राजनीति है, जो शिवराज सिंह चौहान की यूएसपी है केंद्र में, तो केशव प्रसाद के बनने से वो भी चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। केशव जी मैं एक छत्र राज बीजेपी के इकलौते चेहरे नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे, ये भी तय हो जाएगा। एकदम उसमें कोई समस्या ही नहीं है। ये तो सवाल अभी तक तो ये तो सवाल नहीं, पर ये सवाल उठने रहे, ये तो बीजेपी के अंदर है ना कि भाई दूसरा कौन, नंबर 2 कौन, नंबर 2 पे बात हो सकती है। और किसका नंबर आएगा? अंदर अंदर बहुतों के लड्डू फूटते रहते हैं या टूटते रहते हैं कि मेरा नंबर आएगा क्या, नंबर 2 मैं रहूंगा क्या, बनूंगा क्या? मैदान में 2 ही लोग हैं, दोनों को हम लोग जान रहे हैं और उन्हीं दोनों की वजह से कार्यक्रम हो रहा है। योगी जी ने उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास समय समय पर कराया है। 2017 में जब वो चीफ मिनिस्टर बनने वाले थे तो 2 प्रमुख दावेदार थे, मनोज सिन्हा जी और केशव मौर्य जी, लेकिन वो बने। फिर आप याद करिए 18 में जब उपचुनाव हुआ तो 1989 से लेके
लगातार जिस गोरखपुर सीट को भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा जीतती रही, 18 में हार गई। क्यों हारी? क्योंकि उपेंद्र शुक्ला उनकी पसंद के कैंडिडेट नहीं थे। 2022 में केशव प्रसाद मौर्य अपनी पुरानी सिराथू सीट हार जाते हैं। सुनील बंसल की वापसी दिल्ली में होती है। आपके दारा सिंह चौहान जो सपा से 22 का चुनाव जीते होते हैं, उपचुनाव घोसी से हार जाते हैं। तो ये तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो बताते हैं कि योगी जी बीच बीच में अपनी ताकत का एहसास कराते हैं। बैठक शुरू होने वाली है केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा की। एजेंडा क्या है? एजेंडा तय हो पाया या आज के अध्यक्ष भविष्य में अगस्त तक बीजेपी के होने वाले अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं? नीरज, संदीप, देखो ये कहना अभी थोड़ा अतिशयोक्ति होगी, लेकिन ये जरूर है कि आज भाजपा के अध्यक्ष से उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मिलने आ रहे हैं। भविष्य में क्या होगा भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं जानता है, क्योंकि बहुत सारी बातें होती रहती हैं और जो होती हैं वो भारतीय जनता पार्टी में होता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं। हाँ, ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल है और केशव प्रसाद मौर्य का जो बयान है वो चर्चा में हो। बयान के बाद उनकी ये मुलाकात महत्वपूर्ण है। इसे आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जब भी किसी राज्य में शांति व्यवस्था बनाने की तैयारी होती है, उस समय बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाकर उनको समझाया जाता है और उनको बताया जाता है कि लड़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि मिलकर काम करने से काम चलेगा। क्योंकि हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें चुनाव भले केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक या योगी आदित्यनाथ ने नहीं लड़ा हो, लेकिन तीनों लोग उस कोर कमेटी में थे जो चुनाव लड़ाने वाली समिति थी। तो जिम्मेदारी सिर्फ योगी आदित्यनाथ या केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक की नहीं है, बल्कि पूरी पार्टी की है। मुलाकात के बाद क्या संकेत और संदेश हमें मिलते हैं? एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी, कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। और बड़ी दिलचस्प बात ये थी, आपने ध्यान दिया हो, जब मैं नीरज से सवाल पूछ रहा था तो विजुअल जो हम चला रहे थे केशव प्रसाद मौर्य का, वो ऐसे ऐसे वाला था कि नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। और यही हम खोजने की कोशिश भी कर रहे हैं।